दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में कीटनाशकों की अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा पाए जाने के कारण 5 देशों ने इनके खिलाफ जांच की घोषणा की है। इसी बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कीटनाशकों की अनुमेय सीमा को या डिफॉल्ट सीमा को बढ़ा दिया है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इनफोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इस खबर को थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि जो ये अनुमेय सीमा बढ़ाई गई है, मसालों में कीटनाशकों की डिफॉल्ट सीमा बढ़ाई गई है, क्या इसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि मसालों के लिए सीमा क्यों बढ़ाई गई है, इससे संबंधित कुछ और चिंताएं हैं, उन पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। और फिर देखेंगे कि फिर अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है। फसाई जैसे संगठन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी वर्ष 2008 में, यानी एक सांविधिक निकाय है। तो आप प्रश्न पत्र 3 से जोड़ करके इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और खबर यह है कि हाल ही में फसाई जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के माध्यम से। तो इस प्रकार से एक सांविधिक निकाय है, यानी एक वैधानिक निकाय है। तो इसने हाल ही में एक निर्णय लिया है। भारत में खाद्य मानकों को निर्धारित करने का प्रयास करती है ये संस्था। तो इसने निर्णय लिया है कि मसालों में जो कीटनाशक अवशेष होंगे, जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू होगी, उसकी डिफॉल्ट सीमा को इसने बढ़ा दिया है। पहले ये डिफॉल्ट सीमा कितनी हुआ करती थी? 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम हुआ करती थी। अब इस सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी 10 गुना की इसमें बढ़ोतरी की गई है। ये किन मामलों में लागू होगा निर्णय? उन मामलों में लागू होगा जहां पर भारतीय विनियामक यानी भारतीय रेगुलेटर ने फसल के लिए कीटनाशक की मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट यानी अधिकतम अवशेष सीमा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। यानी जहां भी इस सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, एमआरएल वैल्यू का एक उल्लेख नहीं किया गया है, उन फसलों के लिए, उन खाद्य पदार्थों के लिए यह सीमा निर्धारित होगी जो डिफॉल्ट सीमा निर्धारित की गई है। और ये आप जानते होंगे कि अन्य खाद्य पदार्थों के लिए यानी अन्य खाद्य उत्पादों के लिए जो डिफॉल्ट सीमा है वो पहले की तरह 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर ही रहेगी। आप जानते होंगे खासा चर्चा में मुद्दा इसलिए भी रहा क्योंकि हाल ही में भारतीय मसाला जो मिक्सेस हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड जो कि एक, आप इस प्रकार से एथिलीन ऑक्साइड को निर्धारित कर सकते हैं कि ये एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक के रूप में कम मात्रा में एक कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग करता है और इसका अन्य रसायनों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका मसालों में स्टेरिलाइजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्टेरिलाइजर के रूप में इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में या मसालों में बैक्टीरिया को, वायरस को और फफूंद को लगने से रोकता है, उनकी वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी एक अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है, अनुमत सीमा निर्धारित की गई है। तो अनुमत सीमा से अधिक सीमा पाए जाने के कारण सिंगापुर, हांगकांग और यूएसए देशों ने इन मसालों के खिलाफ एक जांच की भी घोषणा कर दी है। तो इस कारण से भी ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है और अभी फसाई ने यह निर्णय लिया है कि कीटनाशक अवशेषों की डिफॉल्ट सीमा को उसने बढ़ा दिया है। यह सीमा बढ़ाई गई है तो इसके स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। और जब चर्चा हो रही है तो यह कहा जा रहा है कि क्योंकि बढ़ी हुई सीमा मानव शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मानव शरीर को इसके नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं है क्योंकि कीटनाशक अवशेष बहुत थोड़ी मात्रा में रहते हैं जिनके मानव शरीर पर प्रभाव नहीं होंगे। साथ ही जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट का निर्णय है, यह केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति को
जो मसाला निर्माता है उनके द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय परीक्षणों के आधार पर लिया जाता है। क्षेत्रीय परीक्षणों के जो आंकड़े हैं और मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रभाव पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं कि इनकी सीमा कितनी होनी चाहिए, मसालों में कितनी होनी चाहिए, अन्य खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की सीमा कितनी होनी चाहिए, ताकि मैं अपने घोषित उद्देश्य ही पूर्ण कर सके। जैसा अभी आपको बताया गया था कि एथिलीन ऑक्साइड का यूज इसलिए किया जाता है एक स्टेरिलाइजर के रूप में, ताकि वो बैक्टीरिया को, वायरस को और फफूंद को लगने से रोक सके। तो उसी के हिसाब से इनकी सीमाएं तय होती हैं, उसी के हिसाब से इनकी सीमाओं को संशोधित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा और मानकों का निर्धारण भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्धारण एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोडेक्स के द्वारा किया जाता है। कोडेक्स की स्थापना 1963 में की गई थी और 1963 में इसकी स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खाद्य मानकों को निर्धारित करता है। तो अलग अलग स्पाइसेस में जैसे ब्लैक पेपर और चिली ड्राइड में अलग अलग पेस्टिसाइड्स को और इंसेक्टिसाइड्स की कितनी सीमा निर्धारित की हुई है इन दोनों संस्थाओं ने। जैसे आप एक पेस्टिसाइड का उदाहरण ले सकते हैं जिसका नाम है मेटालेक्सिल एंड मेटालेक्सिल M। इसकी ब्लैक पेपर में फसाई द्वारा भारत में जो निर्धारित सीमा है वो 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम है, वहीं कोडेक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निर्धारित सीमा 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में आपको इसका देखने को मिलेगा। हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मसालों के लिए इस सीमा को, डिफॉल्ट सीमा को क्यों बढ़ाया गया है। तो इस डिफॉल्ट सीमा को इसलिए बढ़ाया गया है, इसके 3 मुख्य कारण है। एक कारण यह है कि मसालों में बड़ी संख्या में फिनोल मौजूद होता है। तो फिनोल के मौजूद होने के कारण इसका एक कंफाउंडिंग इंपैक्ट होता है। कंफाउंडिंग इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ? कंफाउंडिंग इंपैक्ट का मतलब यह हुआ कि फिनोल के साथ जब कोई अन्य एजेंट का प्रयोग किया जाता है तो इन दोनों का प्रभाव एग्जैक्टली कितना होगा उसको आप मिश्रण के रूप में ही देख पाते हैं, बल्कि अलग अलग करके इस इफेक्ट को नहीं देख पाते। इसलिए अगर किसी एजेंट का प्रयोग बहुत कम सीमा में हो रहा है तो उसके एग्जैक्ट इंपैक्ट को पता लगाना बेहद मुश्किल है। तो मसालों में बड़ी संख्या में फिनोल यूज किया जाता है और फिनोल का एक जटिल प्रभाव होता है, एक कंफाउंडिंग इंपैक्ट होता है और इसके कारण सीमा को, जो कीटनाशकों की सीमा है उनको 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम से की सीमा से नीचे रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, वरना आप इनका पता ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत हाईली सेंसिटिव उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी लगभग 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर ही इन कीटनाशकों का पता लगा सकते हैं। इस सीमा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए और इसलिए इस डिफॉल्ट सीमा को मसालों के अंतर्गत फसाई द्वारा बढ़ाया गया है। अन्य देशों से जो हम आयात करते हैं, अलग अलग तरह के मसाले या खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, ऐसे कीटनाशक उनमें शामिल हो सकते हैं जो वहां पर तो अनुमोदित है, जिनकी अनुमति उन देशों में तो दी गई है जहां से हमने आयात किया है, लेकिन उनकी अनुमति भारत में नहीं है। और अगर उनकी अनुमति भारत में नहीं है तो उनके लिए एक डिफॉल्ट सीमा निर्धारित करना आवश्यक है ताकि उनकी जांच की जा सके, और यही इसका उद्देश्य है। वस्तुतः डिफॉल्ट MRL का उपयोग उन मसालों में किया जाता है जहां किसी विशेष फसल के लिए कीटनाशक की जो सीमा है वो भारत में मौजूद ही नहीं है। साथ ही तीसरा कारण यह है कि अन्य फसलों से कीटनाशकों का रिसाव हो सकता है जहां पर कीटनाशकों की अनुमति ही नहीं है, और इसलिए अगर इस रिसाव के माध्यम से कीटनाशक प्रवेश कर गए हैं तो उसकी भी जांच की जा सके, इसलिए डिफॉल्ट सीमा को निर्धारित करना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ चिंताएं क्या है। कुछ चिंताएं, जैसा कि अभी आपको बताया, कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले तो ये कहा, जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना यह है कि उच्च सीमा से कीटनाशकों की एक हाई लिमिट अगर आप तय कर देंगे तो हमारे शरीर पर उनका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो कंपाउंड्स का प्रयोग किए जाते हैं, इन कंपाउंड्स का प्रभावी ढंग से पता लगाने के लिए जरूरी है कि इनकी एक ऐसी सीमा हो जिससे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से इनका पता लगाया जा सके, वरना इनका पता ही नहीं लगाया जा सकता। साथ ही भारत सरकार का कहना है कि भारत द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं वो दुनिया में सबसे कम है। अभी हमने एक उदाहरण के माध्यम से देखा भी है कि वास्तव में भारत में दुनिया से कम सीमाएं किसी न किसी प्रकार से मसालों में यूज हो रही हैं। जिन यौगिकों को भारत में अनुमति नहीं है, एक सवाल यह भी है, तो उनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, वे अलग अलग मसालों में या खाद्य पदार्थों में क्यों यूज की जा रही हैं। तो इस पर विशेषज्ञों का कहना यह है कि तकनीकी रूप से
पंजीकृत नहीं किए गए कीटनाशकों का उपयोग अवैध ही है, यानी उन्हें अवैध नहीं माना जा सकता। लेकिन किसान उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य तौर से उन्हें उपलब्ध होते हैं, और सामान्य तौर से जो उन्हें उपलब्ध होता है कई बार वे पंजीकृत नहीं होते, इसलिए नियम का एक उल्लंघन भी हो जाता है। साथ ही मसालों के लिए बहुत कम यौगिकों की, कंपाउंड्स की अनुमति दी गई है। लेकिन जहां बात हम मिर्च के लिए कीटनाशकों की बात करते हैं तो उसका हमें ज्यादा फैलाव देखने को मिलता है, ज्यादा कंपाउंड्स की अनुमति देखने को मिलती है। लगभग 40 मॉलिक्यूलर्स की, यौगिकों की अनुमति इसके अंतर्गत दी गई है कीटनाशकों की। और उसका कारण यह है कि मिर्च की जो खेती होती है भारत में वो बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, और इसलिए इससे संबंधित जांच के लिए, इससे संबंधित परीक्षण के लिए कंपनियां तैयार हो जाती हैं। जिन फसलों का कम क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है उनसे संबंधित जांच करना सामान्य तौर से जो भी कंपनी इनका प्रयोग करती है उसमें भी वो पीछे रहती हैं। तो इसलिए जिन फसलों का जो खेती है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है, वहां पर कंपनियां सामान्य तौर से इनकी जांच के लिए भी तैयार रहती हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि ये भी एक प्रमुख चिंता इससे जुड़ी हुई है। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि भारत में पंजीकृत कीटनाशकों की जो कुल संख्या है वो 295 से अधिक है, लेकिन इनमें से 195 ही मसालों में उपयोग के लिए पंजीकृत की गई है। तो सामान्य तौर से भारत सरकार ने जो चिंताएं व्यक्त की गई है उस पर एक्सपर्ट्स ने और भारत सरकार ने अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं भी अभिव्यक्त की हैं। तो चिंताएं और उससे संबंधित कुछ उत्तर भी आपने यहां देख लिए। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना है, और सूचना यह है कि हाल ही में हमने अपनी इंदौर शाखा शुरुआत की है, और इंदौर शाखा में ISGS फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। इसका हिंदी माध्यम से संबंधित जो बैच है वो 6 मई को प्रारंभ हो चुका है, और साथ ही इंग्लिश माध्यम का जो ISGS फाउंडेशन कोर्स है वो 9 मई से प्रारंभ हो रहा है, यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। आप इसमें तीव्र गति से अपना एडमिशन लीजिए। ये फर्स्ट बैच है, और इसमें अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, वैधानिक, गैर वैधानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।